आज के इस सेशन में गाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमने आपको पीछे कॉन्सेप्ट सब पढ़ा रखे हैं, सब पहली क्लास से लेके पिछली क्लास तक सारे आपके क्लासेस के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा आप। और थोड़े बहुत कन्फ्यूजन से कुछ क्वेश्चंस में तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तैयारी करते रहिए, ये भी बस ये वाला सब्जेक्ट बस लास्ट ही चल रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए एक बार, समझिए क्या चीज़ है यहाँ पे और क्या क्या मैंने आपसे पूछा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा बता भी दिया था ये सब कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला ही है बस, वैसे और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज दिस, ठीक है। डायटोमिक गैस वाला जो सीवी है आपके पास, सीवी को हम क्या बोलते हैं गैस, आप जानते हैं बढ़िया से एकदम। सीवी जो हमारे पास होता है इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाता है। याद हो चुका है ना अब कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस Cv इज इक्वल टू दिस आर मिक्स्ड। तो मतलब ये है ना गैस कि हमारे पास जो डायटोमिक गैस वाला जो उसका वन मॉलिक्यूल है और मोनोटॉमिक गैस का उसका वन मोल है, हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों को आप ऐड कर देंगे वहां पे, ठीक है। अब जब मिक्स कर देंगे हम वहां पे तो उसका एक एवरेज वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। मतलब कि सीवी आपके पास एक CV1 समझ लीजिए और ये आपका CV2। तो इन दोनों सीवी वालों का जो दिख रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, भले ही आपका डायटोमिक और मोनोटॉमिक है, लेकिन इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो मिक्स करने का मतलब मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज वैल्यू हम इनकी ले लेते हैं गैस, जिससे कि हम आगे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो एवरेज आप इसका ले लीजिए दोनों सीवी का यूज करके, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज व्हाट। अब यही देखना है कि हमारे पास जब मिक्सचर हो जाता है, मिक्स हम कर देते हैं, उस दौरान जो आपके पास गामा होता है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। और हम जानते हैं गैस कि हमारे पास जो गामा होता है उसको क्या बोला जाता है, सीपी अपॉन में सीवी बोला जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट वाले जो आपके होते हैं ऑफ गैसेस, ये चीज आपके पास होती है। तो अब आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने आपको एक ये भी रिलेशन बता रखा है गैस, अगर आपको ध्यान हो तो जी आपका हो जाता है। सबसे पहले देखिए ये जो आपके पास ना सीवी है, मैं इन दोनों का जो मिक्स कर रहा हूं यहां पे इसका निकाल लेता हूं मैं। पहला वाला क्या है 5/2R, फिर दूसरा वाला 3/2R। एवरेज हम निकाल रहे हैं तो जितनी भी क्वांटिटी रहेंगे उतने से हम डिवाइड यहां पे कर देंगे गैस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये वैल्यू कितनी आ जाती है गैस, क्या लग रहा है आपको, ये 2.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, मतलब आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का आधा कितना हो जाता है 2। तो CV इज इक्वल टू, मेरे पास एवरेज जो वैल्यू है आपकी अप्रोक्सीमेट ये 2R चल रही है, तो एवरेज हमारा 2R मिल चुका है। अब ये जो 2R है CV की वैल्यू मेरे पास है, तो CP मैं यहां से निकाल सकता हूं गाइस। CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CV मेरे पास कितना है 2R और प्लस R, तो ये मेरे पास 3R। तो CP मेरे पास पता चल गया है और आपका CV भी पता है, तो CP अपॉन CV आप आराम से निकाल सकते हैं। CP मेरा 3R और CV मेरा 2R। ठीक है, तो ये आपका 1.50 आंसर हो जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज्यादा कुछ भी नहीं है guys, बस एक कॉमन सेंस की यहां पे बात हो रही है।
इसमें बस यही चेक करना था ना कि मान लीजिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप सोचेंगे अरे यार सीवी एक यहाँ पे भी दे रखा है, सीवी एक यहाँ पे भी दे रखा है। लिटरली मैं बताऊं आपको, ये लगेगा ना कि आपके पास ये जो वैल्यू है, एक सीवी है और एक अपना सीपी है, आप यही सोचेंगे। डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन खेल थोड़ा अलग हो चुका है, ठीक है। वैसे अगर इसमें बात करें ना गाइज, इसमें मैं सीपी सीवी चाहूं तो मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं। मान लो ना, हमने अभी आपको सीपी की वैल्यू क्या बताई, सीवी प्लस आर। तो अगर मेरे पास सीवी अपना 3/2 आर दे रखा है, तो ये वैसे सीपी पॉसिबल है, ठीक है। आपका सीपी इज 5/2 इंटू आर हो सकता है। कैसे कैसे? क्योंकि देखिए आपको पता है सीवी अगर मैं दे रहा हूं आपको, तो सीपी आप आराम से निकाल सकते हैं। सीवी की वैल्यू कितनी, 3/2, नहीं वैसे ज्यादा हो जाएगा, 3/2 आर प्लस आर, नहीं इतना ही होगा ना, 3/2, हाँ 5/2 आर सही है। देख रहे हो, मतलब अगर हम कुछ क्वेश्चंस को बदलना भी चाहें तो चीजें बदल सकती हैं, और वो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। याद रखिए, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 2-3 तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हम किसी भी तरीके से अब इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू आर, नहीं सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपने पास होता है, ठीक है। याद रहे, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है गाइस, यहाँ पे कार्नोट इंजन, Carnot engine takes in 3000 kilocalorie of heat from a reservoir at 627 degrees centigrade and gives it to a sink at 27 degrees centigrade. The work done by the engine is what? हमारा जो इंजन है उसके द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, हमारे पास जो रिजर्वायर्स होते हैं, हम एक सोर्स रखते हैं कार्नोट इंजन में और एक अपना सिंक रखते हैं, ठीक है। तो सोर्स वाले से हम जैसे अपना हीट जो होता है लेते हैं, ठीक है ना, हमने ऑब्जॉर्ब करा है। फिर जो सिंक होता है उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, वहाँ पे ले जाके दे देते हैं उसको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो सोर्स होता है उसका जो टेम्परेचर होता है गाइस, वो हाई होता है, और सिंक वाले का टेम्परेचर सोर्स के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। आपको दो चीज़ें दिख रही हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं। एक आपका जो हीट यहाँ से हम ले रहे हैं, मतलब सोर्स वाला है, तो ये समझिए ना T1 में इसको ले ले रहा हूँ। ये सोर्स हो ही सकता है क्योंकि हीट भी हम यहाँ से ले रहे हैं और आपका टेम्परेचर भी हायर है, तो ये सोर्स का टेम्परेचर हो गया। अब इसको अगर कैल्विन में हम चाहें तो कर सकते हैं गैस, क्या कर लेंगे हम इसको, 900 हो जाएगा क्या, 7 2 9 10, 900 कैल्विन ही आपके पास हो जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारे पास जो सिंक वाला टेम्परेचर है T2 कितना है, ये तो आपका 300 कैल्विन बस हो जाएगा। आपका जो हीट है, ठीक है, ये जो आपका हीट जो आप Q1 बोल सकते हैं, क्योंकि आप ले रहे हैं ये हीट जो हम ले रहे होते हैं ऑब्जॉर्व करें, तो वो आपका Q1 से रिप्रेजेंट किया जाता है 3000 किलो कैलोरी, या फिर अब 3000 और किलो भी है तो किलो में भी 10⁻³ होता है, तो 3 × 10⁻6 कैलोरी में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ अब ये ध्यान रखना है ना गैस, हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट में ले जाके हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस, जूल में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले से ही जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कैलोरी है ना गैस, तो मैं इसको जूल में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 4.2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, फिर बाद में चलिए रख लेंगे एक ही बार, अभी नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी क्यों फालतू में मैथमेटिक्स लंबी चौड़ी करें। तो T1 है, T2 है, Q1 है मेरे पास, ठीक है। और चाहिए क्या गाइस, मुझे अपना
वर्क डन चाहिए होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको कार्नोट एफिशिएंसी वाले में सारे फॉर्मूलाज बताए थे। जैसे ईटा वाला आपने देखा था, क्या था, W अपॉन ये आपका Q1 था गैस, या फिर आपका ये Q1 माइनस Q2 ये आपके पास था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर आपका ये 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो मुझे कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है गैस, W अपॉन में Q1 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ईटा इज इक्वल टू ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ये वाला पोर्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो W मुझे निकालना ही है, 1 माइनस T2 मेरा कितना है गैस यहाँ पे 300, और T1 मेरा 900, और Q1 में उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो अब जानते हैं गैस यहाँ पे ख़त्म हो गया 1/3, तो 1 माइनस 1/3 तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाता है गैस। डायरेक्टली कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है। ये कितना आ जाएगा गैस, 2 इंटू 10⁶ कैलोरी मेरे पास मान लीजिए हो जाता है। लेकिन 2 कहीं है ही नहीं, कैलोरी मेरे पास वैसे क्वेश्चन में है भी नहीं गैस, हर जगह आपको जूल दिख रहा है, यहाँ पे भी जूल, यहाँ पे जूल, ये तो जीरो ही है मान लीजिए। तो मैं इसमें अब क्या करूँगा, 4.2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8.4 इंटू 10⁶, सॉरी, आंसर ही आपका हो जाता है। ठीक है, इसको हम आराम से इतना कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था कि बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बेसिक वाला यूज़ किया है, बेसिक फॉर्मूला ही मैंने उठाया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें है नहीं। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा एडवांस नहीं है गाइस यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। बस इसमें देखिए दिक्कत आपको कहाँ पे हो सकती है, दिक्कत आपको तभी हो सकती है ना जब आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना नहीं जानते हैं। स्टेटमेंट को आप तभी समझ सकते हैं जब आप थोड़ा बहुत इंग्लिश को ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा आपने पीछे के लेक्चर्स को पढ़ा है, तो ये चीज़ें आपके लिए तभी आसान हो सकती हैं। ठीक है, ये वाला भी हो गया ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन आसान है गाइस, ज़्यादा दम नहीं है इसमें अगर देखा जाए तो। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन, टेम्परेचर आपका दे रखा है, हैज अ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही है गैस, हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन की जो बात हो रही है, उसके पास जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, जैसे वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किस वेवलेंथ पे आ रहा है गैस, वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास ये इस वेवलेंथ पे आ रहा है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में मान लीजिए दे रखा है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जैसे डिस्टेंस की एक बात हो रही है। तो आपके पास ना जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है अपने सन का, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है कहां पे, तो 4753 एंगस्ट्रॉम पे यहां पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब कि ये लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये दे रखा है मेरे को 4753 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार फॉर विच टी इज मैक्सिमम इज दिस। मतलब यही है गाइस, हमारे पास ना जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, ये लैम्डा मैक्सिमम एक दे रखा है, जैसे सन वाले की बात हो रही है, इसका टेम्परेचर भी मान लीजिए दे रखा है, मैं इसको लैम्डा मैक्सिमम पहला वाला जैसे बोल सकता हूं। फिर एक T1 मेरे पास दे रखा है 6050 कैल्विन। फिर देखिए दूसरा मेरे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्टार, तो सन और स्टार से रिलेटेड बात हो रही है। सन वाले के लिए स्पेशली मतलब बोल रखा है कि यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, इस मैक्सिमम वेवलेंथ पे मिल रहा है, और उसका टेम्परेचर भी मान लीजिए सन वाला दे रखा है। फिर अगर हम वही कंपैरिजन अपने स्टार के साथ देखें, तो स्टार वाले का बस हमें वहां पे मैक्सिमम जो वेवलेंथ जहां पे हो सकता है वो अपना दे रखा है, मतलब जहां पे मैक्सिमम है आपका वेवलेंथ है वो दे रखा है, और वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम ही होगी, तो ये चीज हमें बोल रखा है।
लेकिन उसका हम टेम्परेचर जानना चाहते हैं गाइस। तो लेमडा वन टी वन मुझे पता है, लेमडा टू भी मुझे पता है, मुझे चाहिए क्या, टी टू चाहिए गैस। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब आप तो जानते ही हैं फॉर्मूला, हमने आपको क्या बताया था गैस, लेमडा मैक्सिमम, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आपने बी यहां पे देखा था गैस, ठीक है, जैसे वीन्स कांस्टेंट हमारे लिख दिया करते थे वहां पे, वही चीज है हमारे पास। लेकिन हमें ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी क्योंकि हमने यहां पे फॉर्मूला इसका पढ़ रखा है। हाँ वही वाला, ये वीन्स जो डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है आपका, ये उसकी बात करते हैं। तो ये कांस्टेंट लिखते हैं, या फिर बी जो आपका होता है ये वीन्स कांस्टेंट भी होता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम बस यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं। तो आपका ये लेमडा वन टी वन में रख देता हूँ इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट अगर है गाइस तो ऑब्वियस सी बात है, लेमडा वन टी टू इज इक्वल टू लेमडा टू टी टू इज इक्वल टू लेमडा थ्री टी थ्री आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो, अब आपके पास दो ही तो बस वैल्यू देखनी है ना, तो उसको आप यूज कर लीजिए, इन दोनों का आप ले लीजिए। मुझे टी टू चाहिएगा इस बस, टी टू इजकल कितना हो जाएगा, लेमडा वन टी वन अपॉन लेमडा टू। लेमडा वन कितना था गैस मेरे पास, 4753 एंगस्ट्रॉम इंटू 6050। लेमडा टू आपका कितना है, 9506, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम ये मान लीजिए गया। फिर क्या होगा गैस यहाँ पे, आपके पास ना ये जो 4753 दिख रहा है ना गैस, इसको दो बार में ये कटा देगा, है क्या, 4753, अगर आप चाहो तो ये दो बार अगर आप करेंगे ना तो ये आपका कट जाएगा, फिर ये दो बार इसको कटा देगा, 6050 तो 3025 कैलविन। यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 3025, नहीं डायरेक्टली दो बार में डिवाइड हो जाएगा, इसमें पॉइंट में नहीं आएगा। ये कहाँ बी है ना, फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। इस टाइप के अपने कई सारे रिलेशंस पढ़े हैं, आपका प्रेशर टेम्परेचर वाला, प्रेशर वॉल्यूम वाला, प्रेशर आपका फिर टेम्परेचर प्रेशर वाला, वो सब भी मैंने आपको बताया था, तो वो सब भी रिलेशंस आप ध्यान रखिए। सारे लॉज जो मैंने आपको बताए थे वो सब आप ध्यान रखिए, उस पर तो वैसे क्वेश्चन भी मैं कहा ही चुका हूँ, पहली बार हम नहीं कर रहे ये सब। इसको सॉल्व करिए ध्यान से थोड़ा सा। हमारे पास वही है गाइस, ये भी बढ़िया है, बस पढ़िए आपका काम हो जाएगा। 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 40 जूल। देन क्या है हमारे पास, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन बढ़िया है गाइस। ये क्वेश्चन आपको उस पर बेस्ड है गाइस,
आपने जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना, ये उस पे बेस्ड है। हाँ, उसी पे आ जाएगा, आपको दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आपका काम हो जाएगा। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं गैस, क्या होता है आपका फॉर्मूला? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू ही बस निकालना है। हमारे पास ये जो हीट है 110 जूल दे रखा है, ठीक है ना, किसी भी गैसीय सिस्टम में जैसे ऐड करी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब उसके उसमें कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी कितना है? 40। तो डी डब्ल्यू इजिकल कितना आ जाएगा गैस मेरे पास? डी क्यू माइनस डी यू। तो 110 माइनस 40, 70 जूल यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन बी। एक सेकेंड, अभी एक और, हाँ ये वाला पहले करिए। और गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, कंप्रेस किया जा रहा है गैस यहाँ पे। टेम्परेचर है आपके पास, अमाउंट ऑफ वर्क, तो कंप्रेशन अगर हो रहा है ना गैस, तो आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि आपका जो हीट यहाँ पे होने वाला वो नेगेटिव होने वाला, दैट्स इट। इसमें आप वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लीजिए गैस, या फिर ये डीएस। ठीक है, अब देखिए ये आइसोथर्मली की बात हो रही है गाइस, मतलब जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होते हैं, जैसे कि डी क्यू इज इक्वल टू आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब मैं आइसोथर्मली बात करता हूं तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, तो ये वाला जो पोर्शन होता है गाइस वो आपका जीरो, क्यों? क्योंकि डीवी ना आपका सीवीडीटी होता है, डी यू जो आपका होता है सीवीडीटी, तो ये पोर्शन आपका जीरो, तो इस कारण से आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो इस कारण से मैं यहाँ पे डी क्यू की जगह पे डी डब्ल्यू रखने वाला हूँ, जी हमें मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस यही चीज़ है। और इसमें कंप्रेस किया जा रहा है तो बस आप नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व करिए, यही एक्सपेंड किया जाता तो पॉजिटिव हम लगाते लगाते आ रहे हैं, पहले भी हमने करा है। तो वही है, ये आपका वर्क डन कितना दे रखा है गाइस यहाँ पे? 600। एंड टेम्परेचर आपका कितना है? डिवाइडेड बाई टी दे रखा है ना, तो 27 को आप अपने उसमें कन्वर्ट कर लीजिए कैल्विन में, तो आपके पास कितना हो जाएगा? -2 जूल और कैल्विन। इसमें देखिए पॉजिटिव भी दे रखा है, तो आप सोचेंगे ये वाला, अगर आप आइसोथर्मल जिससे कंप्रेशन यहाँ पे है अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप इसको टिक लगा के चलेंगे, लेकिन ये नहीं है, आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है, कंप्रेस मतलब नेगेटिव, क्योंकि दबाया जाता है ना उस चीज को, और एक्सपेंड मतलब फैलना, एक्सपेंशन वहां पे हो रहा होता है, तो इस कारण से वो पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव हमारे पास हो जाता है। क्लियर? फॉर्मूला देख लीजिए, हमने इसमें क्या क्या चीजों को यूज किया है गाइस, सिंपल यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्लियर रीजन होता है, क्लियर एप्लीकेशन होता है, वो बस हमने यूज किया है यहाँ पे, और कोई भी चीज हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है यहाँ पे। इसको देखिए, काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये भी आपके लिए।
हो जाएगा ना। An ideal heat engine operate in a Carnot cycle between 227 degree centigrade and 127 degree centigrade. It absorbs 10 joule, 10 to the power 4 joule of heat at high temperature. The amount of heat converted to work. Okay. वही वाली चीज़ है गाइस, यहाँ पे आपका एफिशिएंसी वाला जो आप करते जा रहे हैं वही वाला आप क्वेश्चन करिए। नहीं नहीं, गड़बड़ी हो गई आपसे। इसका 2000 जूल आएगा। W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। देखिए ये 227 है तो कितना हो जाएगा, 273 ऐड करिए तो ये 500 कैल्विन हो जाएगा। 127 तो ये 273 ऐड करिए, ये 400 कैल्विन हो जाएगा। तो जो ज़्यादा है वो आपका नीचे रहता है, वो सोर्स वाला होता है। तो 1 माइनस 400 अपॉन में 500, ये गया 4/5 मतलब 1/5। ठीक है, तो W अपॉन में Q1 इज इक्वल टू 1/5। तो W मुझे चाहिए, कितना हो जाएगा मेरे पास, Q1/5। तो Q1 मेरे पास कितना आएगा इस यहाँ पे, 10 की पावर 4 जूल मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 5 हो गया 2000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें तो कुछ था भी नहीं, 8000 कैसे आ सकता है ये। इसको देखिए, temperature T1 and T2 of heat reservoir in the ideal Carnot engine are 1500 degree centigrade and 500 degree centigrade respectively. If T1 increases by 100 degree centigrade, what will be the efficiency of the engine? Okay, पहले आप जो ये वाला दे रहे हैं उस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप T1 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करा दीजिए, बस हो गया। ये भी आसान है गैस, ये सब लोग कर सकते हैं। T1 को बस हम बढ़ाना चाहते हैं। वैसे पहला वाला तो पूछा भी नहीं गया है, परसेंटेज में हमें चाहिए। जो भी आप इफिशियंसी का फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं ना, उसमें आप परसेंटेज लगा देंगे तो आपका परसेंटेज में हो जाएगा।
जैसे कि सबसे पहले मेरे पास ये जो T1 है ये 1500 जैसे दे रखा था, ठीक है। फिर इसमें हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है। फिर इसको मैं 273 से ऐड कर देता हूँ क्योंकि अभी कैल्विन मुझे करना है। 1600 और ये 273, 1873 कैल्विन। T2 मेरा कितना है 500 कैल्विन, 500 डिग्री सेंटीग्रेड है कैल्विन, वही मतलब 773 कैल्विन। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2, तो 773। इसके आगे परसेंटेज आप लगा सकते हैं गैस, कितना हो जाएगा मेरे पास 1173, नहीं 1100 एग्जैक्टली, टोटल 1100। ट्रैक कर देंगे ना, ये 1873 माइनस 773, तो 1100 अपॉन में ये अपना आ जाता है। तो ये परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये परसेंटेज में हो गया। तो डिवाइड करने के बाद फाइनल कितना आ रहा है गैस, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप भी करिए। डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 58.72, मतलब कि अराउंड फिगर देखा जाए 59%, ये आपका आ रहा है। हो गया आपका। हो गया ना। ये देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो आपका प्रेशर ऑफ गैस है इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, प्रेशर आपका क्या है गैस, ई क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा हमें यहाँ पे बोला जा रहा है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 3, दैट्स इट। उसके बाद अब ये क्या हो रहा है ना गैस, यहाँ पे हम चाहें तो अपना जो रिलेशन होगा जैसे कि P बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो मान लीजिए P इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड इनटू टी की पावर 3, तो P अपॉन टी की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये मेरे पास है। और मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान एक रिलेशन और भी बताया था, ये नहीं नहीं, ये तो आपका ठीक है वॉल्यूम वाला, टेम्परेचर वाला भी एक रिलेशन हमने आपको बताया था गैस, क्या था वो, पी टी की पावर गामा 1 माइनस गामा। तो यही वाला रिलेशन हमें क्या कर लेना है, ये देखो ये पी टी की पावर -3 की जगह पे गामा अपॉन 1 माइनस गामा को मैं लगा के इक्वेट कर सकता हूँ गैस, ठीक है, बस हो गया। -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3 प्लस टी गामा, तो 3 इज इक्वल टू 2 गामा, या फिर गामा इज इक्वल टू T/2, हो गया। देख रहे हो ना ये सब कितनी बढ़िया से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, लेक्चर देख लो, हर तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके। रिवाइज कर लीजिए पीछे, तभी ये सब चीज़ें आसान हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाएंगे आप। ये वाला देख लीजिएगा, इस कल वाली क्लास में बताया था, ये वाला फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 1 + 2/f हमारा होता है गैस, ठीक है। ये जो f होता है आपका
की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको हमें याद करने की ज़रूरत है, लेकिन हम तो याद कर ही चुके हैं गैस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एफ की जगह पे एन भी यूज करते हैं। एन कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास एन को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एफ से ही काम चलाना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन में देखिए मतलब कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप रिप्रेजेंट करें तो वही आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे गैस, याद रहना चाहिए ये चीज। इसमें क्या है गैस, इसमें तो कुछ नहीं है। ये लेमडा एम टी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, तो लेमडा एम क्या है आपका 1/t, या फिर ये है आपका, देख रहे हो ये, सेम चीज में भी बोल दिया जा रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर देता हूँ तो वेवलेंथ क्या होगा आपके पास, देख लेते हैं। लेमडा मान लीजिए है आपका, अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए वेवलेंथ आपकी हाफ हो जाएगी गैस, है ना। ये वही चीज़ है, इसको चाहो तो निकाल सकते हो। लेमडा 1/2 साइड में, ये 1/t, 1/t मान लीजिए, ये लेमडा 1 से रिप्लेस हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो आपका जो वेवलेंथ होगा वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर आप दोगुना करोगे तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। तो बस बी सही हो जाएगा। यही था बस हमारे लिए आज का। सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए एकदम, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए गाइस। एक बार कर लेंगे तो आपको फिर मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में, और भी कुछ नई चीज़ों को देखा जाएगा बढ़िया से। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। चलिए गुड नाइट।